यू आर वेलकम इन साइंस क्लास। साइंस क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। मैं हूं अरुण चाहर और आज की केमिस्ट्री के नए बैच के लिए हम पढ़ रहे हैं डेमो क्लास है और उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं और कौन से क्वेश्चन को अवॉइड करना है, सिंपल क्वेश्चन कैसे हैं। लेवल 0 से लेके 1 तक रहेगा। बच्चा कहता है सर 0 से 1 यस, बिल्कुल सरफेस से भी चलेंगे और टॉप लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन हर तरह के बच्चे हम इसे हैंडल करेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बिट्टू, ये क्लास ऑनलाइन है, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं हम केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का जो स्टार्ट हो रहा है क्लास, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट पढ़ने हैं हमें, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर खास बातें हम जाने तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो दरअसल कह क्या रहा है, हमें इसके सिलेबस के बारे में। केम का मतलब होता है कीमिया और कीमिया का मतलब होता है सुनार। सुनार के बारे में आपने सुना होगा और एक नॉवल का नाम सुना होगा द एल्केमिस्ट, है ना, एल्केमिस्ट, यानी वो केमिस्ट्री का जानकार होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें जाननी हैं। और पहले तो मैं ये भी बता दूं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो यहाँ पर लिखना है फादर ऑफ केमिस्ट्री। छोटी मोटी बातें पहले पढ़ें, उसके बाद शुरुआत करेंगे। मैं सिलेबस की भी बात करूंगा। और मुझे राहुल है, कृष्णा है, नसीम है, प्रशांत है और बिट्टू है, बुलबुल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री। दो हैं, लोग कहते हैं इसके दो फादर हैं, ठीक है। तो मेरा भी नाम लेके बताओ, सर ये क्लास डेमो है क्या? यस प्रशांत, ये डेमो क्लास है और नए बच्चे हैं जो मतलब जान सकते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, इसलिए वो गो थ्रू हो सकते हैं इसके थ्रू। बाकी चीज़ें इस पे सेम सी रहेंगी, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो, एक तो है रॉबर्ट बॉयल और दूसरे है वो है लेवोजियर। उनका नाम क्या है? लेवोजियर। स्पेलिंग में ये आएगा लेवोजियर, तो इसका नाम है लेवोजियर। तो बच्चा कहता है सर दोनों फादर तो नहीं हो सकते, एग्जाम में आपको इसे सही करना है। लेवोजियर ही वो थे जिन्होंने फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम पे नहीं जाना जाता है। ये बड़े शुरू में सबसे पहले यही थे जिन्होंने कहा था कि कुछ तो मेटल होती हैं, कुछ नॉन मेटल होती हैं। नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बारे में है ना। तो ऐसी बातें बताने वाले यही इंसान थे जिन्होंने मेटल के बारे में बता दिया, नॉन मेटल के बारे में बता दिया। और हाँ, एनटीपीसी का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ओके, आई एम रियल और शक्तिमान है वो रियल है, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल असली हूँ। रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल कौन है? ये भी फादर है। ये फादर कैसे हो सकता है सर? फादर तो एक ही होता है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर है बेटा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, वो लिखा जाएगा रॉबर्ट बॉयल के बारे में। किसके बारे में लिखा जाएगा? रॉबर्ट बॉयल के बारे में। हाँ प्रशांत आप लाइव हैं, सभी बच्चे लाइव हैं और आप खुश हो सकते हैं क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री की एक शुरुआत है। हमें केमिस्ट्री की एक सोच बदलनी है। बच्चा कहता है सर कैसे? लेट मी डिस्कस द सिलेबस। ओके, लेट मी डिस्कस द सिलेबस। आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। देखिए इतना प्यारा सिलेबस है कि मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। मैं यहाँ पर एक बादल बना देता हूँ और इस बादल से बारिश होने वाली है और इस बारिश से कुछ बिल्डिंग खराब होने वाली है जिसे हम कहते हैं ताज, है ना। आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, एसिड रेन के बारे में सुना होगा। तो हमें एसिड पढ़ना पड़ेगा, बेस पढ़ना पड़ेगा, साल्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, यानी एक चैप्टर हो गया ये। और यहाँ की हवाओं में बहुत सारी गैसें हैं, हमें गैसेस पढ़नी पड़ेंगी। उन गैसों के अंदर हमें क्या पढ़ने पड़ा? एसिड बेस और साल्ट पढ़ने के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? गैस से तो नॉन मेटल है सर, नॉन मेटल पढ़ना पड़ेगा, मेटल भी पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ बच्चों को मेटेलॉइड्स भी पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारी मेटेलॉइड्स होती हैं, अलॉय होती हैं, धातुएं होती हैं और यानी अयस्क होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और
तो यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो हो सकता है और आज ये शुरू हो गया है और कंटेंट भी मैं बता रहा हूँ। और वीक में कितने बैच हो गए सर? जो आपका बैच चलेगा वो बैच जो आपको पहले से टाइम बता दी जाएगी वही सारा चलेगा। अब है मैं आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इससे आगे हम बढ़ते हैं कि इसकी थीम के बारे में, यानी हमें एसिड बेस साल्ट पढ़ना पड़ गया, मेटल नॉन मेटल पढ़ना पड़ गया और सबसे प्यारा चैप्टर है जो केवल मैं ही करवाता हूँ, एलिमेंट यानी तत्व। सारे 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उन एलिमेंट से हम क्या बनाएंगे? पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे पूरी। पीरियोडिक टेबल का मतलब आवर्त सारणी के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें खोद खोद के निकालने हैं। और जैसे ही हम आवर्त सारणी पढ़ लेते हैं, जैसे ही हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमें SPDF ब्लॉक पढ़ने हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की चीज़ होती है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नाम चीज़ होती है वो हमें सीखना है। और वो भी कितना? 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक। हमें एटॉमिक नंबर भी सीखने हैं बहुत सारे परमाणुओं के। हमें एटॉमिक नंबर के अलावा आइसोबार क्या होता है, ठीक है, आइसोमर क्या होता है, समावयवी क्या होते हैं, ये बातें हमें जाननी हैं। एक चीज़ और, इनके बीच में यहाँ पर ऐसे 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 बना देता हूँ, ये चीज़ आप समझ गए होगे बेटा, ये कार्बन है। यानी हमें एक बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कार्बन और उसके कंपाउंड क्या हैं। जब कार्बन कंपाउंड पढ़ लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और जिनका नाम होता है पॉलीमर। तो यहाँ पर एक अलग स्केच से मुझे नाम लिखना होगा जो क्या होगा? पॉलीमर। तो हमें पॉलीमर भी पढ़ना होगा। और जैसे ही हम पॉलीमर की तरफ बढ़ते हैं तो इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं, है ना? इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मुलाकात करती है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। बेटा हमें रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। क्या आप सभी को ये बात ठीक तरीके से पता है? यस, बिल्कुल पता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यही बनता है, ठीक है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो शायद बहुत ही कम बच्चों ने इसे महसूस किया होगा, इसे फ्यूल सेल भी पढ़ना पड़ेगा। यानी हमें फ्यूल सेल भी पढ़ने पड़ेंगे, ईंधन सेल पढ़ने पड़ेंगे। और ईंधन सेल कहाँ पे काम आया है? अभी अभी इसरो में भी काम में लिया जाता है इसे। यानी वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष यान में जाएंगे तो इसमें ये काम आ सकता है, ठीक है। यस, आयुष आइसोटॉप। आकाश ने पूछा है सर दिल्ली पुलिस का अलग बैच आएगा या नहीं? प्लीज़ सर बता दीजिए। दिल्ली पुलिस अभी एग्ज़ाम अगर हाल ही में होने हैं तो इस बैच से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं बता देता हूं कि बच्चे, हमारी जो टीम है जनरल साइंस की है, उस टीम के अंदर जो पढ़ाने का तरीका होता है वो NCERT बेस्ड होता है। और यस, आप कहते हैं कि नोट्स कैसे होंगे? यहाँ की टीम को अगर आप एक बार सुन भी लेते हैं, ठीक है, सुन भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं, अगर आप सुन लेंगे रोज लेक्चर को आराम से बैठकर तो समझ लीजिए, अगर लेक्चर को बैठ के सुन लेते हैं, सुन भर लेने से याद हो जाएगा, ठीक है। अनीता, गुड इवनिंग। तो हमारा पहला टॉपिक ये रहा, दूसरा टॉपिक ये रहा, तीसरा टॉपिक हमारा पीरियोडिक एलिमेंट की तरफ चलना था, चौथा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलना था। सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, मुझे जो सही लगेगा मैं वह टॉपिक पहले लेके आऊँगा। और उसके बाद है एटॉमिक नंबर का टॉपिक है, ये पढ़ना है। और केमिकल रिएक्शन है, इसका टॉपिक पढ़ना है। और मेटल नॉन मेटल है, ये पांचवा टॉपिक हो गया। अब एक खास टॉपिक है कार्बन केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक हमारा हो चुका है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद पॉलीमर भी हो चुका है, ये है छठा टॉपिक, ठीक है। छोटे मोटे टॉपिक हैं। और एक आता है सबसे लास्ट। अब आपको लगता होगा ये मैंने क्या बना दिया, तो यहाँ पर है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मतलब क्या होता है? हमारी लाइफ के अंदर रोज क्या चीज यूज होती है। और एक आता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स एंड मेडिसिन, तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। और मेरे पढ़ाने का तरीका, ठीक है सर, लिखना ज़रूरी है क्या? नोट्स से काम चल जाएगा अमित, लिखना भी ज़रूरी नहीं है। नोट्स भी आप ये पाएंगे कि मेरी आवाज़ अगर आप सुन लेंगे
तो भविष्य में किसी भी एग्जाम में अगर केमिस्ट्री आ रही होगी तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा हर कंसेप्ट ओरली होता है, मेरा हर कंसेप्ट ऐसे होगा कि केवल सुनने भर से याद हो जाएगा, और क्योंकि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे जीरो लेवल के बच्चे और दो तरह के बच्चे हमेशा ध्यान रखें। आप में से कुछ बच्चे जो कॉमर्स के रहे होंगे, या तो बच्चे कॉमर्स के रहे होंगे या आर्ट के रहे होंगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे नॉन साइंस से हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट है, एसेट्रा है, उनको मेरे बैच से बहुत फ़ायदा होगा। उनसे फ़ायदा ये होगा कि वो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और सर आप पीडीएफ नोट्स दोगे, मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे सुन लेंगे, आपको ज़िंदगी में नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि मैं भी आपके आगे छोटा नज़र आऊँगा। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा ये रहता है कि आपको मुझसे ज़्यादा आए, और ऐसा होगा, और मैं सिखाऊंगा, ये मेरा काम होता है। मैंने इतने सालों में यही सीखा है कि पढ़ा कैसे जाता है, तो वही बातें मैं बताता रहता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। डेली ये क्लास है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्लास कितने घंटे की होगी, ठीक है। अवदेश पीडीएफ प्रोवाइड होंगे, कुछ एमसीक्यू के कुछ पेपर होंगे, लेकिन अवदेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, मेरे लेक्चर सुनेंगे तो याद हो जाएगा। पीडीएफ है वो दुनिया भर की मैं अपलोड कर दूंगा, और वो इससे संबंधित होगा नहीं, क्या करोगे उसका। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अगर आप सुन लेंगे, देख लेंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो मैं अरुण चाहर अब शुरुआत करता हूँ। देखिए पीसीएम वालों के लिए भी ज़रूरी होगा, प्रशांत यस पीसीएम वाले भी, मैं मानता हूँ कि जो मैथ वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले हैं, उनको भी होगा, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे हैं उनका लेवल क्या है, हाई लेवल है, ठीक है। और इतना हाई लेवल केमिस्ट्री उतना नहीं होता। जैसे बीटेक के बच्चों के लिए बता दूं, उन्होंने जैसे कहा कि सर क्वेश्चन आ जाता है, मैं बहुत बार जिक्र करता हूँ, हमारे आंसू में क्या होता है, जिंक आता है, ये कहीं बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता। बीटेक में बहुत हाई लेवल जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है ना, रमन इफेक्ट आता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, ठीक है। तो ऐसा, तो चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने की। और केमिस्ट्री को पढ़ने की शुरुआत में मैं आज दो टॉपिक उठाऊंगा, और वो दो टॉपिक क्या हैं, एक तो है एसिड, बेस और साल्ट, या फिर थोड़ा सा टॉपिक होगा एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब शुरुआत कर देते हैं स्कोप मिटाकर एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स के बारे में हम जितना पढ़ते हैं उतना ही कम है, हाँ। तो एलिमेंट्स हो या कुछ भी हो, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एवरीडे केमिस्ट्री रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस टॉपिक को आप एलिमेंट्स नाम दे सकते हो, इसको एवरीडे लाइफ कह सकते हो। इसको एवरीडे लाइफ कहने के अलावा आप दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हो केमिस्ट्री को, यानी हमारी केमिस्ट्री पढ़ने का अंदाज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये 1.5 या 2 महीने का बैच होगा नीतीश, ये पूरा हो जाएगा और सारी चीजें पूरी करानी है। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। हाँ, ग्रुप डी के लिए भी सफिशिएंट है। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। इसमें क्या है, एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कितने होते हैं, 118 होते हैं। मेरी जो केमिस्ट्री है उसमें 2 कंसेप्ट रहेंगे। मैं एनसीईआरटी को लेके भी चलूंगा, और प्लस मैं पिछले 15 ईयर के क्वेश्चन है उनको भी लेके चलता हूँ, और प्लस मैं जो करंट साइंस है उसको भी लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। करंट साइंस मतलब अभी हाल ही में साइंस के बारे में क्या रिसर्च होती है, वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना है कि दैनिक जीवन में रसायन कैसा होगा, वो जानना है, और प्लस तत्व हैं उनके बारे में जानना है, टोटल तत्व कितने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये वही बच्चा जानता है जो अखबार रोज पढ़ता है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसे इस क्वेश्चन का नॉलेज है। और उस क्वेश्चन का नाम है ईयर। आज हम 2019 में जी रहे हैं, और ईयर 2019 इज डिक्लेयर्ड बाई, इस ईयर को डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है? वर्ष 2019 को क्या घोषित किया गया है? तो आपको जानना है ईयर फॉर मेंडेलीव, ईयर फॉर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। याद रहेगा बच्चों, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सर ऐसा कैसे हो गया? मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को बने हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं 2019 में, ठीक है। करंट अफेयर भी होगा क्या? इस बैच में नहीं है, मैं करंट साइंस की बात कर रहा हूँ, मतलब करंट साइंस के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश और प्रशांत और नसीम न्यूमेरिकल भी होगा, मोल कंसेप्ट भी होगा, ठीक है। आज जिस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, मोल कंसेप्ट आती है, वो हम शामिल करेंगे, ठीक है। हाँ तो ओके, तो ये क्लास डेमो के लिए है, ये पहली क्लास रहेगी और इसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। और इसे मैं पहली क्लास ही बना दूंगा। अब एक चीज याद रखेंगे, मेंडेलीव पीरियड टेबल दी कब गई थी? तो मेंडेलीव कहाँ का था? पहली तो बात हमें ये पता होना चाहिए, मेंडेलीव था रसिया का था। और 1800, यहाँ पर बड़ा सा 6 और यहाँ पर बड़ा सा 9 लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे, आप समझ गए होंगे। 1869 में मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी। क्या आई थी? मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल। और उसे अब कितने हो चुके हैं? 150 साल हो चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है, वर्ष 2019 को मेंडेलीव की आवर्त सारणी का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं जिक्र कर रहा था वो क्या है? 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं, 100 ईयर कंप्लीटेड, 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं। किसके द्वारा हुए हैं? वो है IUPAC। इसका नाम तो आपने सुना होगा। केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर नाम रखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर नाम रखने की परंपरा होती है, वो होती है इंटरनेशनल यूनियन। एक इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, फॉर किसके लिए? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। तो 2019 को 100 साल पूरे किसको हुए? IUPAC को। 150 साल किसको पूरे हुए? मेंडेलीव की पीरियड टेबल को। और आज हमारा जो पूरा साल है वो इसी के लिए रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटो देते हैं। और मैं यहाँ पर देखो, अब एक चीज आपको अच्छे से पता होगी, एलिमेंट्स क्यों पढ़ेंगे। मैं हमेशा चैप्टर है उसमें एलिमेंट्स क्यों शामिल करूंगा, उन बच्चों को मैं बता देता हूं कि मेरे एलिमेंट्स शामिल करने का कारण क्या रहेगा, ठीक है। हमारा चैप्टर है वो एलिमेंट शामिल करने का कारण क्या रहेगा, ये हमें जानना है, तत्व के बारे में हमें जानना है। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है। और ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H+ बनाता है और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव बनाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? फिर ये दोनों आपस में मिले, हाइड्रोजन यहाँ पे था, ऑक्सीजन यहाँ पे था। जब ये दोनों यहाँ पे होते हैं तो यहाँ जो चार्ज होता है वो इसके पैरों में चला गया और यहाँ जो चार्ज होता है वो इसके पैरों में चला गया। अगर ऐसा हुआ तो H क्या हो गया? 2 और O हो गया अकेला, ये बन गया H2O। मतलब ये चीजें क्यों होती हैं, ये तो तब समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा। समझ गए? तो यहां पर हमें याद रखना है एक चीज कि ये कब समझ में आएगी? जब ये समझ में आएगा। ये चीजें हमें जाननी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शामिल कर देनी है H2 + O2 H2O। दोनों चीजें अगर हम शामिल करेंगे तो शुरुआत कर देते हैं आज के चैप्टर की। एलिमेंट्स पढ़ने के लिए मैं एक लाइन बनाऊंगा और लाइन बनाने के बाद लिखूंगा, हा ली ना ने कहा, रूबी सजी फिरे। यहां पर लिख दूंगा FR, ठीक है। तो यहां पर आपको CS दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, हा ली ना ने कहा, रूबी सजी फिरे।
तो बच्चा कहता है सर ये क्या है, ये ट्रिक है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, ये इसका ट्रिक हो गया है। तो है कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। ली कितने पे आता है, 3 पे, और ये आता है 11, और ये क्या आता है 19, और ये है 37, और ये है 55, और ये है 87। ये लाइन वो बच्चे याद रखेंगे जो केवल CGL के लिए, CHSL के लिए, MTS के लिए, RRB के लिए या फिर पुलिस वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इतना इतना याद रखे। और ये वो बच्चे याद करेंगे जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CDS है, CPO है, ठीक है, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये याद करना है। बच्चा कहता है सर इनको याद करने से फायदा क्या होगा। बेटा ये एटॉमिक नंबर हैं। क्या है ये, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 और 2 3 का डिफरेंस क्या है 2, 3 और 3 और 11 का डिफरेंस 8, 11 और 19 का डिफरेंस 8, 19 और 37 का डिफरेंस 18, दैट इज 18 और दैट इज 32। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चीज याद रखनी है, हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, है का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ली का मतलब लिथियम होता है, Na का मतलब सोडियम होता है, और K का मतलब पोटेशियम होता है, और पोटेशियम के बाद आपको लिखना होगा रूबीडियम, और रूबीडियम के बाद सीजियम, सजे सीजियम, और Fr का मतलब क्या होता है फ्रांसियम। अब एक चीज बता दूं, हमारा क्वेश्चन यहाँ से, अब तक आपने इनके नाम तो सीखे होंगे, लेकिन हमें ना केवल नाम सीखने हैं बल्कि एक एक के बारे में याद करना है। हाँ, मनीष कह रहे हैं कि सर इसे कैसे याद करें। अगर आपको ये लाइन याद हो गई है तो आपको एक एक चीज मैं करवा रहा हूं, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये लाइन हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, तो हम ह को याद करेंगे। हम हाइड्रोजन के बारे में हर वो चीज जान लेंगे जो एग्जाम में आती है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पिछले 15 सालों में हाइड्रोजन पे आधारित कितने क्वेश्चन आए हैं, और मैं जानता हूं पिछले 15 साल में लिथियम के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितने आए हैं। फिर मैं ये भी जानता हूं कि सोडियम के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दैट्स फाइन मनीष। तो हमारा तरीका ये रहता है, हाइड्रोजन का पहला क्वेश्चन है द बेस्ट फ्यूल, सबसे बढ़िया ईंधन, दुनिया का सबसे अच्छा ईंधन क्या है, हाइड्रोजन है। बच्चा कहता है सर सबसे अच्छा ईंधन आपने हाइड्रोजन क्यों बोल दिया, सबसे अच्छा ईंधन है, सबसे अच्छा ईंधन है, वो हाइड्रोजन क्यों बोल दिया आपने। मेरे को ये बताओ, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से जलाओगे तो क्या बनेगा, पानी। तो पानी फायदा करता है नुकसान करता है, फायदा ही तो करता है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, और पानी बनाते हैं वो तो प्रकृति में काम ही आता है, तो ऐसी चीज़ नुकसान नहीं करती है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, द बेस्ट फ्यूल है। दूसरा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है। किस में काम आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। कहाँ पाया जाता है, सन, सूर्य के ऊपर जो रिएक्शन होती है, या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो होता है उसके अंदर ये काम आता है। बच्चा कहता है सर ये रिएक्शन हमें याद है। चलिए आज मैं आपसे पूछता हूं कि हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रही है, क्या ये सही है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, हाँ डिफरेंस है वो याद करने का तरीका है। कुछ बच्चों को बता दूं, अगर आपको हाइड्रोजन 1 नंबर पे, लिथियम 3 पे, ये याद नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉन की ये मैजिक नंबर बोलते हैं। ये ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 32, 2 8 8 18 32। तो आप एक याद रख पाओगे तो सारे याद रख पाओगे। कैसे, क्योंकि आपने 2 8 8 18 32 लिखा है, ऐसा। अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे, हम चल रहे थे, ये रिएक्शन गलत है। सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन का ऐसा तरीका नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखेंगे, हाइड्रोजन 1H2 होती है, हाइड्रोजन 1H2 होती है। 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 नंबर पे हीलियम, 2 और 2 कितना हो गया, 4, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो सूर्य की रिएक्शन ये है।
तो मैं यहाँ पर एक अलग सा क्वेश्चन लिख दूंगा, शायद वो एग्जाम में आता है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सूर्य के ऊपर होने वाली रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूं मैं, सूर्य ऐसा बना देता हूं और यहाँ पर 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He3 और उसके साथ घुसा बैठा है 0 न्यूट्रॉन 1। क्या लिखा बैठा है? 0 न्यूट्रॉन 1 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 लिखना होगा। 1H2 1H2 1 1 2 2 2 4 3 1 4। ये रिएक्शन जो याद रखेगा वो ही बच्चा महान है। याद रखोगे? तो आज तक हमें ये याद नहीं था, ठीक है, आज तक ये याद नहीं था कि हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही हैं। ना बेटा, ड्यूटेरियम क्या रिएक्शन कर रहा है? ड्यूटेरियम रिएक्शन कर रहा है। ये क्लासे लैपटॉप पर नहीं चलेगी प्रशांत बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हमें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन याद रखना है, जो है रोग्यो एलिमेंट आवारा तत्व। आवारा तत्व, आवारा तत्व, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऐसा क्यों? चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपके दोस्तों में से कोई एक ऐसा है, सारा दिन घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है, आवारा है, तो आप उसके घर पे जाके क्या कहोगे? आपका लड़का आवारा हो गया है। आपको ऐसा नहीं कहना है। और ये लिखने के बाद जो आवारा है तो उसे आवारा नहीं कहा जाएगा, हाइड्रोजन। अगर कोई दोस्त आवारा हो जाता है तो वो हाइड्रोजन हो जाता है। यानी हम किसी को कह सकते हैं आवारा हो जाए। क्या हो जाए? आवारा। ठीक है। हाँ, अवधेश, ये मेरी डेमो क्लास है। जिसको मेरी डेमो की क्लास अच्छी लगे वो इसको परचेज करे, और जिसको अच्छी नहीं लगे, एक चीज़ मैं आपको अवधेश कान खोलकर बता दूं कि मेरा पढ़ाने का स्पीड तेज़ रहेगा, क्योंकि तेज़ जो लोग चलते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। अगर मैं धीमे पढ़ाऊंगा तो आपके एग्ज़ाम में निकल जाएंगे। और दूसरा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। जिसको पढ़ना अच्छा लगे वो पढ़े, नहीं तो ना पढ़े। मैं बच्चों के लिए कभी चेंज नहीं होता। वो मुझे जिस रूप में एक्सेप्ट करें, पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। रोग्य एलिमेंट का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हम आगे बढ़ेंगे लिथियम की तरफ। Li और उसके बाद क्या लिख देंगे? Li मतलब दोबारा से Li, लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की मेटल क्या होती है? लिथियम। यहाँ पर सबसे हल्के तत्व धातु की बात हो रही है, सबसे हल्की धातु। तो बच्चा कहता है सर सबसे हल्की धातु लिथियम। सर नाम ही नहीं सुना। लिथियम बैटरी का नाम सुना होगा, ठीक है, लिथियम बैटरी का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी किसकी बनी होती है? लिथियम की बनी होती है। पर यहाँ पे आगे स्टॉप लगा दूंगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा खास है, इसलिए इसके आगे मैं रेड कलर का ये बना दूंगा, ठीक है। उसके आगे हम जाते हैं सोडियम की तरफ। सोडियम क्या है? सोडियम का एक तो फार्मूला है NaOH, और पोटेशियम का देखो KOH। इन दोनों के बारे में चीज़ें याद करनी है, ठीक है। हिमा दास है, वो बहुत तेज़ दौड़ी थी, ठीक है। हिमा दास तेज़ दौड़ी थी, इसलिए आज हर कोई उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप भी तेज़ पढ़ेंगे, अगर आप भी तेज़ पढ़ेंगे तो आप भी आगे निकलेंगे। देखो, हमें मटेरियल ज़्यादा पढ़ना है। आप जितना कम समय में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं तो पढ़ा दूंगा, पर आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सूर्य के ऊपर होने वाली रिएक्शन है, जो हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से हाइड्रोजन बनता रहता है। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये रिएक्शन क्या है? 1H2 1H2, पैरों में क्या लिखा हुआ है? 2, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 3 और 1 4, इसलिए रिएक्शन वापस आती है। अगर ये हीलियम ये ना होता तो कभी वापस नहीं आता, तो सूर्य खत्म हो जाता। तो सूर्य की रिएक्शन हमेशा याद रखना, एग्जाम में आती है। एग्जाम में आता है कि क्या बनता होगा, तो वो याद रखना है 2He3 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1। अब इनके नाम एग्जाम में आते हैं तो बच्चा कहता है सर कैसे याद किया जाए? इसमें थोड़ा छोटा मैं इसलिए लिखूंगा ताकि हमारा थोड़ा एक ही बार में बहुत सारा मटेरियल हो जाए, ऐसा, ठीक है। तो Na उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो यहां पर आपको लिखना होगा कास्टिक सोडा, और यहां पर लिखना होगा कास्टिक पोटास। यहां पर क्या लिखना होगा? कास्टिक सोडा, और दूसरा क्या है? कास्टिक पोटास। सर इनका नाम तो हमने वो भी सुना है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं करना, कॉमन नेम एग्जाम में ज़्यादा आता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जाम में केमिस्ट्री वाले हमेशा शॉर्ट फॉर्म, छोटे नाम हमेशा देते हैं, केमिकल नेम कम पूछे जाते हैं, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद रुबिडियम, रुबिडियम से RB याद रखेंगे। रुबिडियम क्या काम आता है? रुबिडियम के आगे मैं घड़ी बना देता हूँ 12 3 6 9, सीजियम के भी आगे घड़ी बना देता हूँ 12 3 6 9, और ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है, बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है। आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर का टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, सुपर कंप्यूटर की टाइमिंग सेकंड में नहीं होती, उसकी बिलियन सेकंड में होती है, यानी वो सेकंड के लाख हिस्से कर सकता है, करोड़ों हिस्से कर सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर एक सेकंड में जितनी कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन सेकंड के लाखवें हिस्से में कर देता है सुपर कंप्यूटर। मतलब कैसे पता चलता है ये? रुबिडियम से। रुबिडियम घड़ी के अंदर होता है, सुपर कंप्यूटर की जो वॉच होती हैं, डिजिटल वॉच, उनके अंदर यूज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी, यानी बहुत ही पावरफुल डिवाइस के अंदर एटॉमिक वॉच बनाने में रुबिडियम काम आता है। ये एग्जाम में नहीं आया है, इसे मैंने स्टार लगाया है, शायद कभी आ जाए। परमाणु घड़ी में क्या काम आता है? परमाणु घड़ी में क्या काम आता है ये जानना है, तो वो है एटॉमिक वॉच। दूसरा है सीजियम भी एटॉमिक वॉच में काम आता है। सीजियम भी किस में काम आता है बेटा? एटॉमिक वॉच, यानी परमाणु घड़ी में काम आएगा। मैं चाहता हूं कि आज हम धड़ाधड़ पढ़ें। देखो, पढ़ने का एक नशा होता है, तेज पढ़ते हैं 1-2 दिन दिक्कत होती है, तेज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम है, चाहे SSC है, चाहे RRB है, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे RRB NTPC का है, रेलवे का है, कुछ भी हो। अब एग्जाम में सीजियम का क्वेश्चन कैसा आता है? परमाणु घड़ी का क्वेश्चन ये तो कभी नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सीजियम हथेली से पिघल जाता है। सीजियम हथेली से क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीजियम मेल्ट ऑन पाम। तो मैं यहाँ पर एक हथेली बना दूंगा, और हथेली बनाने के बाद इसके ऊपर मैं लिख दूंगा सीजियम, और सीजियम मेल्ट ऑन पाम। तो यहाँ पर लिख दूंगा सीजियम मेल्ट ऑन पाम, हथेली से पिघल जाए। हथेली से पिघल जाए उसे क्या कहा जाता है? सीजियम कहा जाता है। और फ्रांसियम का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें एक सिर्फ डायग्राम बना देना आसान होगा, उसका डायग्राम ही बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा रेडिएक्टिव, यानी कोई भी मैं लाइन पढ़ाऊंगा तो उन दोनों के लास्ट में क्या लिखूंगा? रेडिएक्टिव। क्या लिखूंगा यहाँ? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो मैं ना करवाऊंगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे पॉलीमर है, ठीक है। ऑलरेडी मैं लिस्ट बता चुका हूं, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें पढ़ लेते हैं तो एक तो लिथियम है वो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, सोडियम है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, पोटेशियम है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनको मैं नाम दे दूंगा 3 इडियट्स। इनको क्या नाम दे दूंगा? 3 इडियट्स नाम दे दूंगा। और हमें इनके बारे में खास जानकारियां प्राप्त करनी है कि तीनों एलिमेंट क्या काम आते हैं। बाकी सारे को मैं टोक देता हूँ। ये पहली लाइन थी, अगर आपको पहली लाइन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ये नंबर याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये याद ना रहे तो 288 18 18 32 ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 18 37, 37 और 18 क्या होता है? 55, 55 और 32 होता है 87, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डिफरेंस याद करो या ना करो, इतना याद कर लो बस, ठीक है। अब हमें जानना है इन 3 भाई साहब के बारे में कि तीनों मैंने राउंड क्यों किए, इनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कौन है ये? ओके, हाँ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों 3 इडियट्स हैं। ये तीनों क्या हैं? 3 इडियट्स। ये ऐसे कैसे बैठे हुए हैं? इनको ऐसे बना दूं, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, ये चेयर पे बैठे हुए हैं, है ना। ये तीनों 3 इडियट्स हैं। ये तीनों के 4 क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, 1 2 3 4। और एक तो है गली के अंदर एक लैंप होता है ना,
गली के अंदर एक लैंप होता है, आपने नाम सुना होगा सोडियम लैंप। जब सोडियम लैंप आ जाए तो कैसी लाइट फेंकता है? येलो लाइट। जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। सोडियम लैंप आ जाए तो आपको येलो लैंप बोल दे या सोडियम लैंप बोल दे, एक ही बात है। पीला पीला सोडियम जलता है, पीला पीला क्या जलता है? सोडियम। लेकिन अगर पीली लाइट बोल दे, येलो लाइट के अलावा येलो लैंप ना बोल दे, लैंप शब्द जहां पे आएगा वहां सोडियम आएगा, हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चारों का कॉमन क्वेश्चन, ये चारों के चारों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लिथियम, सर ये सीजियम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सीजियम पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत सॉफ्ट है तो लिखेंगे ये सॉफ्ट मेटल हैं। सॉफ्ट मेटल है तो मतलब क्या है? नरम धातु हैं। ये बहुत ही ज्यादा नरम धातु हैं, इतनी नरम कि चाकू से काट सकते हो। मैं इनके ऊपर एक चाकू ले आया, तो चाकू लेके आऊंगा तो यहां पे लिख देंगे ये तो तलवार सी बन गई। इतना भी नहीं काटना, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो यहां पर लिख देंगे कट विद नाइफ, कट विद नाइफ, हम इसे चाकू से काट देंगे। और चाकू से काटने के बाद तीनों के तीनों पानी में गिर जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे कैच फायर विद मॉइस्ट, कैच फायर विद मॉइस्ट, यानी नमी से आग। यानी आप इसे चाकू से काट सकते हैं, इतने नरम होते हैं तीनों। एग्जाम में सिर्फ ये आता है, पर आप तीनों याद रखना, सोडियम भी आ सकता है, पोटेशियम, लिथियम, कुछ भी आ सकता है। और ये पानी में आग लगा सकते हैं। आप लिथियम पानी में फेंक दोगे, आग लग जाएगी, सोडियम से भी आग लग जाएगी, पोटेशियम से भी आग लग जाएगी, ठीक है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ाऊंगा, यश। अब ये मान लो कि जैसे कई बार गांव में वो बाबा आते हैं, जादू दिखाते हैं और हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी लेके पानी में डाल देते हैं और पानी में आग लग जाती है और फिर सब चलाते हैं बाबा की जय हो। वो एक्चुअली सोडियम लिए घूमते हैं। क्या लिए घूमते हैं? सोडियम लिए घूमते हैं। तो यहाँ हमें याद रखनी है कैच फायर विद मॉइस्ट, नमी से आग लग जाए, पानी में आग लग जाए, नमी में आग लग जाए, वो कौन है? सोडियम है। पोटेशियम भी है, लिथियम भी है। और उसके बाद ये आग बुझाने के लिए इसके ऊपर क्या फेंकना पड़ेगा? कैरोसिन। तो यहाँ पे लिखेंगे इनको कैरोसिन में रखा जाता है, केप्ट इन कैरोसिन। कौन सी तीन धातुएं हैं जिन्हें कैरोसिन में रखा जाता है? तो उसका नाम क्या होता है? लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तीनों ही होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को कैरोसिन में रखा जाता है। तो ये हो गए इन तीनों की खास बातें, ठीक है। तो हाँ, हेलोजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब पीरियोडिक टेबल हमारा चैप्टर आएगा तब इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। जब हमारी पहली लाइन क्लियर हो जाती है तो उसके बाद हमें एक ख़ास चीज़ के बारे में और जानना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम पहली लाइन में क्या छोड़ के आए हैं? एच छोड़ के आए हैं। और आज हम एच से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन, कुछ से छोड़ेंगे ही नहीं। हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर याद करेंगे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है ये। प्रोटॉन कितना होता है हाइड्रोजन में? एक। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता, वो हाइड्रोजन होता है। बच्चा कहता है सर ऐसा तो कोई एटम ही नहीं होता, कि सर ऐसा तो कोई एटम ही नहीं होता जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन ऐसा होता है, हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन है वो एक लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट नॉन मेटल है और लाइटेस्ट एलिमेंट भी है। सबसे हल्का तत्व बोल दो, सबसे हल्की अधातु बोल दो।
और हाइड्रोजन के बारे में दूसरा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हाइड्रोजन एक रोग्य एलिमेंट है, एक आवारा तत्व है। किसे आवारा तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह फिक्स नहीं है, जो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन है वो एटम बम बनाने में काम आता है या न्यूक्लियर बम। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है, नॉट एटॉमिक बम। हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर बम कहलाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस मिलते हैं आपस में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर बम होता है, तो वो हाइड्रोजन का बना होता है। और एक क्वेश्चन और खास तरीके से याद रखेंगे, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं? आइसोटोप। और हिंदी में बच्चा इसे लिखेगा, इसे समस्थानिक कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हाइड्रोजन के देखते हैं, ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता है। हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रोजन ये होता है, और हाइड्रोजन ये होता है, ठीक है। तीनों मैंने कर लिए हैं। अभिनव, एक बच्चा है अभिनव, उन्होंने कहा है कि सर स्पीड कम कर दीजिए। हाँ बेटा, मैं स्पीड कम कर दूंगा, अभी कर दूंगा। एक्चुअली मैं यही चाहता था, क्योंकि कई बार मैं जब स्पीड कम कर देता हूँ तो बच्चा ये बोलता है कि सर स्पीड बढ़ाओ, तो यानी अब मैं स्पीड कम करने पे आ गया। तो अब अवधेश पूछता है कि इसमें न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है। तो पहले मैं अवधेश के आंसर का क्वेश्चन देता हूं। न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता? न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता? तो न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है बेटा? A-Z। हर परमाणु को अपने ऊपर नाज होता है, हर परमाणु को अपने ऊपर क्या होता है? नाज। N का मतलब न्यूट्रॉन, A का मतलब होता है एटॉमिक मास, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, है ना। तो एक तो हो गया एटॉमिक मास, एक हो गया एटॉमिक नंबर। तो माँ ये चीज देखो, पैरों में, ये पैर है ना, इसके पैर, थोड़ी एक बात बता रहा हूं, जो किसी तत्व के पैरों में लिखा होता है वो प्रोटॉन होता है, वो ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो ही जेड होता है। 3 क्वेश्चन कर दिए हमने बातों बातों में, ठीक है। यहां पर यहां पर याद रखेंगे हाइड्रोजन, यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन। तो पैर में क्या है? प्रोटॉन है, पैर में इलेक्ट्रॉन है, पैर में जेड है, यानी यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, यही इसका परमाणु क्रमांक है। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है वो ए है, वो इसका भार है। न्यूट्रॉन तो कहीं नहीं है ना, तो न्यूट्रॉन का फार्मूला यहां लिख देता हूं, एन बराबर ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। क्या आप इसे याद रख पा रहे हैं? ठीक है। तो एक में से एक गया जीरो, तो इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ए में से जेड घटा दिया ऐसा। तो आइसोटोप ये, तो ये तो सर तीनों सेम है, ये क्या लिख दिया आपने? इसका भार होता है 1, इसका भार होता है 2, इसका भार होता है 3। इसे क्या बोलते हैं? 1s2 को क्या बोलते हैं? 1s3 को क्या बोलते हैं? 1s1 तो हाइड्रोजन है, तो इसका तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा 1s2 को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम। और इसको क्या कहा जाता है? ट्रिटियम कहा जाता है, ट्रिटियम। और इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। इसको क्या नाम दिया जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहां पे लिख दूंगा इसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तो दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ। तो अगर इसे हाइड्रोजन कहा जाएगा, यहां लिख देंगे हाइड्रोजन। तो बच्चा कहता है सर कोई नया क्वेश्चन भी इसमें बनता है क्या? क्यों नहीं बनता? इतने क्वेश्चन हाइड्रोजन के बनते हैं कि बाल की खाल निकाल देंगे, मतलब समझ रहे हो ना। एक एक टॉपिक हमें पढ़ते जाना है, छोड़ना नहीं है। जैसे सर ये कहाँ यूज होता है और ये कहाँ यूज होता है? ये तो यूज होता है पानी में। H क्या बनाता है? H2O। ड्यूटेरियम D क्या बनाता है? D2O। T क्या बनाता है? T2O। सर ये तीनों क्या हैं? आपने इसका तो नाम सुना होगा, ये वाटर होता है। हाँ,
ये क्या होता है? हैवी वाटर। इसका नाम क्या होता है बच्चा? इसका नाम याद रखेगा, हैवी वाटर, भारी जल। ये भारी जल होता है, ये भारी है, देखो ये हल्का, ये भारी, ये और ज्यादा भारी, तो भारी जल। तो ये क्या होगा सर? और ज्यादा भारी ना, ये रेडिएक्टिव है। ट्रिटियम रेडिएक्टिव होता है, इसलिए इसका इतना यूज नहीं होता। एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में ये आएगा, ये कभी नहीं आता। एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में ये आएगा, ये कभी नहीं आता बच्चे लॉग। अब आता है H2O के बारे में एक खास क्वेश्चन। अगर H2O का क्वेश्चन ना पढ़ें तो फिर क्या बात है ना? H2O के बारे में ना पढ़ें तो क्या बात। इसे हाँ प्रोटियम कह सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोटियम, तो प्रोटियम भी कहते हैं इसे। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है हमें कि जो H2O होता है वो न्यूट्रल होता है। बच्चा कहता है सर पता है ये बात, क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? ये बात किसने बताई थी? एग्जाम में आता है। और H2O एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब H2O उभयधर्मी होता है। H2O मतलब एसिड भी होता है और H2O बेस भी होता है। ये बात किसने बताई थी? और ये बात किसने बताई थी? तो दोनों नाम आ जाते हैं। जब मैं आपको एसिड बेस साल्ट कराऊंगा तब ये कराऊंगा, यानी पानी उदासीन है, ये बात बताने वाला ऑरेनियस, आरेनियस, आरेनियस, आरेनियस। बच्चा कहता है सर 3 बार काहे को बोला? ताकि बच्चे को याद हो जाए, क्योंकि आर्ट कॉमर्स वाले बच्चे भी तो है ना, उनके लिए मैं कई बार चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, ताकि 3 बार बोलने पर उनको याद हो जाए, उनके मस्तिष्क में चला जाए। ठीक है। नास का मतलब होता है न्यूट्रॉन का फार्मूला। नास का मतलब होता है न्यूट्रॉन का फार्मूला। एक बच्चे ने नास के फार्मूले के बारे में पूछा है। न्यूट्रॉन का फार्मूला ये होता है A-Z। अब इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई किया है मैंने। ए कहाँ है? ये रहा। Z कहाँ है? ये रहा। A में से Z, एक में से एक, 0। ये मैं करवाऊंगा आपको, ये बस थोड़ा सा करवाया था हाइड्रोजन के बारे में। और ये बताने वाला ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड याद रखना, ये बताने वाला ब्रोंस्टेड था, जिसे आप दूसरा नाम ले सकते हैं ब्रोंसडेट। क्या नाम होता है इसका? नाम ब्रोंसडेट होता है। यानी पानी, हम तो सोचते थे पानी कुछ नहीं होता, पानी अम्ल भी होता है, पानी क्षार भी होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे पानी अम्ल भी होता है और पानी क्षार भी होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री का छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। जेड क्यों है इसका सिंबल? जेड मोजले ने दिया था। ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आता कि इसका सिंबल जेड ही क्यों है। ये आता है कि जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। और T2O, हाँ शालिनी, T2O रेडिएक्टिव होता है। ठीक है अमित, शालिनी, प्रशांत, सोनू, थैंक यू सोनू। हाँ, गुड इवनिंग सर, थैंक यू गरिमा, पंकज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये हम पूरा कर लेते हैं तो हम दूसरे पड़ाव की ओर चले जाते हैं, और दूसरा पड़ाव इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और वो पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि हमें केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है। यानी ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी पढ़ने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। चाहे हम एसिड बेस साल्ट पढ़ें, चाहे मेटल पढ़ें, चाहे पॉलीमर पढ़ें। पता है, जैसे मैं कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो नॉन मेटल है, जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो पॉलीमर की बनी हुई है। ठीक है, और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो गैसेज है, नॉन मेटल, मेटल, मेटेलॉइड है। हमें गैसेज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जब आप प्याज छीलते हैं, आंसू आते हैं, तो प्याज के अंदर कौन सी गैस है? आमलेट खाते हैं, अंडे से क्या होता है? आंखों में जलन होती है। ठीक है, तो ओके, हाँ अमित, हाँ मैं पढ़ाऊंगा 6:30 बजे तक, और आपका स्वागत है इससे अगली लाइन में। दूसरे पड़ाव में स्टार्ट हो गए हैं हम। अब हमें क्या करना है? बाप बेटे में लड़ाई करवानी है। बाप और बेटे में लड़ाई, बॉयज बॉयज। यहां पर बेटा मांगे कार सुंदर
बाप रोए, तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मांगे कार सुंदर। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। बाप रोए, बाप रो रहा है, तो बेटा कितने नंबर पे आता है? 4 पे। ये कितने पे आता है? 12 पे। ये आता है 20, सुंदर 38, ये आता है 56 और ये आता है 88। सर कैसे याद करें? आपको इनका डिफरेंस याद करना है। 4 के बाद आता है 8, 8, 18, 18 और 32। तो आप इतना याद करें, बस बहुत है। सिर्फ इतना याद रखें, आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ शीश, बिल्कुल सही कहा है आपने। ठीक है, सल्फर। यहां पर लिखते हैं बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम होता है, और उसके बाद कैल्शियम कार कैल्शियम, एसआर सुंदर स्ट्रॉन्शियम, और स्ट्रॉन्शियम के बाद आपको लिखना होगा बेरियम, और बेरियम के बाद आपको लिखना होगा रेडियम। और ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? बेरिलियम। बेरिलियम कहाँ पे काम आता है, उस बात के बारे में हमें जानना होगा। और यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ अंगूठी। अंगूठी में तो सभी पहनते हैं, है ना? कोई हरे रंग की, कोई सफ़ेद रंग की, कोई पीले रंग की, अलग अलग अंगूठियाँ। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कलर्ड स्टोन कहाँ पर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, कलर्ड स्टोन का मतलब अंगूठियों के अंदर जो स्टोन होता है वो किस चीज़ का बनता है? अकोला से अमित को बोल रहा हूँ मैं। अंगूठी के अंदर जो स्टोन होता है हमेशा बेरिलियम का बना होता है। किसका बना होता है? बेरिलियम का। ठीक है। आरओ वाटर एसिडिक होता है बेटा आशीष, आरओ वाटर एसिडिक होता है, लेकिन एग्जाम में आ जाए उसे आप एसिडिक नहीं लिखोगे, उसे आपको लिखना होगा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। एसिडिक कंपनियां बना देती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कलर स्टोन। बेरिलियम क्या होता है? कलर स्टोन होता है। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में मैं एक पत्ती बना दूंगा, हरी हरी पत्तियों में मैग्नीशियम, हरी हरी पत्तियों में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? पर्णहरित में क्या पाया जाता है? हरी हरी पत्तियों में मैग्नीशियम। हरी पत्तियों में मैग्नीशियम होता है। और आज एक ऐसा खतरनाक क्वेश्चन करते हैं जो आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। यहाँ पर लिख दूंगा येलो ग्रीन गैस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? येलो ग्रीन गैस कौन सी होती है? हरे पीले रंग की गैस। तो हरे पता है, मतलब मैग्नीशियम के अंदर पर्णहरित, देखो क्लोरोफिल, क्लोरो हरा होता है, क्लोरो का मतलब हरा, तो क्लोरीन कैसी होती है? हरी। तो याद रखना बेटा, क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस होती है। एग्जाम में आ चुका है, आएगा और हमेशा आएगा, ये चीज याद रखना। हरी हरी पत्तियों में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस होती है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद बच्चा कहता है सर इसका कोई और क्वेश्चन। मैं यहाँ पर दूध का एक टैंक सा बना देता हूँ जो दूध वाले रखते हैं। दूध के अंदर एक पाउडर मिलाया जाता है, यानी मिल्क के अंदर एक पाउडर मिलाया जाता है, उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH ट्वाइस। बच्चा कहता है हाँ संग्राम, मैं टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बेरिलियम मैग्नीशियम ये टेक्निकल वर्ड है। कलर स्टोन टेक्निकल वर्ड मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, येलो ग्रीन गैस क्लोरीन होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए पाउडर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो MgOH ट्वाइस होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो दूध बाइक पे बेचने आता है उसके पास टंकी होती हैं, उसके अंदर मिल्क के अंदर वो एक पाउडर यूज करता है और दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दैट इज नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं होता, वो सही होता है। उसके बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि वो पाउडर मिला के ला रहा है, मिलावट। छोटे मोटे दूध बेचने वाले क्यों मिलावट करेंगे? वो अपना गृहस्थी उसी से चलाते हैं, इसलिए छोटे व्यापारी इतना धोखा नहीं करते। तो यहाँ पर ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस। और इसके बारे में हमें 3 क्वेश्चन और पढ़ने हैं, और ये 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ना है। कैल्शियम का क्वेश्चन, कैल्शियम का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, हाउ, इन तीनों को मैं बैरियर लगा दूंगा।
यानी इन तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेकिन ऐसा नहीं आता, इसलिए ये जगह मैं यूज कर लूंगा सी ए का क्वेश्चन CaOH ट्वाइस CaCO3, इन तीनों के बारे में जानना है। कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, जहाँ कैल्शियम दिखाई दे जाए और उसके बाद आपको Ca के भी 2 क्वेश्चन नजर आएंगे, एक इधर एक उधर। ठीक है, क्या मैं ठीक देख पा रहा हूँ? यस। हाँ, ये ग्रुप हैं। यस, ये मैं पहले कराऊंगा, पीरियड टेबल में कराऊंगा। ये मैं ग्रुप नहीं करा रहा, ये मैं एलिमेंट करा रहा हूँ। एक एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि एक एक एलिमेंट सीख लेंगे ना, तब जाके हमें समझ आएगा कि केमिस्ट्री क्या है। अगर मैं डायरेक्ट ही पीरियड टेबल कराना स्टार्ट हो जाऊं तो फिर हम ना परेशान होते रहेंगे कि ये क्या पीरियड टेबल है, ये क्यों करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले एक एक एलिमेंट कराऊंगा, एक एक एलिमेंट, ताकि कॉमर्स और आर्ट और बीटेक और मतलब सारे बच्चों को हर चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे, चूना, क्विक लाइम, ताज़ा चूना, ये क्विक लाइम होता है, ताज़ा चूना। यानी उसके बाद इसे मैं बुझा दूंगा, बुझा दूंगा, देखो पानी सा डाल दिया, सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, बच्चा लिख देगा बुझा हुआ चूना। यानी आज की क्लास में कम से कम 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू मयंक, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुश हूं मैं। हाँ, वो तीनों बता दिए थे बेटा। हाँ, ये तीनों भी बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा, ये तीनों इधर बता दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर ये 3 भी बता देना। चलो इनके बारे में सीखते हैं। ताजा ताजा चूना लगा है CaO, तो बंदा खुश है। जैसे हम किसी को पैसे उधार दे देते हैं, ताजा चूना लग जाता है, तो बंदा सोचता है पैसे आ जाएंगे। अगले दिन पैसे मांगे, भाई साहब पैसे, बोला दे दूंगा, तो मतलब बुझ गया, सेलेक्ट लाइम। अगले दिन पूछा भाई साहब पैसे, बोला कैसे, अब चूना लग चुका है, तो यहां लिख देंगे लाइम, यानी चूना। जब किसी को जब किसी को यहां पर क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम, लाइम चूना और इसके बाद कैल्शियम का क्वेश्चन, ये तीनों हो गया। और इन तीनों का एक और क्वेश्चन भी बनता है, ताजा चूने में क्या फेंक दें, तो ये बन जाए, और बुझे हुए चूने में क्या फेंक दें, तो ये बन जाए। इसके अंदर क्या फेंका, पानी, ताजा चूने में पानी फेंक दो तो चूना बुझ जाएगा। और उसके बाद बुझे हुए चूने में, बुझे हुए चूने में क्यों, CO3 नजर आ रहा है ना, तो इसे अंदाजा लगाओ CO2। हाँ, आपने इसमें फूंक मार दी, यानी पहले पानी फिर फूंक, पहले पानी और फिर फूंक, ये दोनों चीजें करने के बाद कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये क्वेश्चन कैल्शियम, कैल्शियम के 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है न्यूरल एक्टिविटी आता है। बच्चा क्या लिखेगा, न्यूरल एक्टिविटी। हाँ, न्यूरल एक्टिविटी का मतलब तंत्रिका क्रियाएं, तो यहाँ पर लिख दूंगा तंत्रिकाएं क्रियाएं कैल्शियम से प्रभावित होती हैं। सब बेटाओं को याद आ रहा होगा कि जब आप छोटे थे तो हमारी माएँ बड़ा ध्यान रखती थी कि बेटा खाना खाने के बाद दूध ज़रूर पिए, दूध में कैल्शियम होता है, ताकि मेरे बच्चे में कैल्शियम रहे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा, और कैल्शियम कम होने के बाद बुढ़ापे के अंदर क्या होगा, आपके हाथ ऐसे कांपेंगे और गर्दन ऐसे हिलेगी। बेटा वो कैल्शियम की कमी वाले होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम की कमी वाले। ठीक है। हाँ संग्राम, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन दिस, और ऑलमोस्ट आई विल यूज इंग्लिश। ओके संग्राम, आई एम विद यू। ओके। हाँ हसनैन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, ये वर्ड आपके लिए ही हैं। ठीक है, वापिस आपकी तरफ कर रहा हूं मैं, आप हैं और हमेशा थे और रहेंगे। हसनैन, न्यूरल एक्टिविटी क्या होता है, कैल्शियम के लिए होता है, और उसके बाद याद रखना है क्लोट इसी से बनता है, क्लोट इसी से बनता है, रक्त का थक्का इसी से बनता है। ठीक है हसनैन, जो तुम कह रहे हो वो तुम खुद भी हो और हमेशा से हो और हमेशा रहोगे।
हाँ, तो ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद, जब हमने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम यहाँ जाएंगे। ये स्ट्रांसियम है, ये बेरियम है, ये रेडियम है, तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव हैं। और रेडियो एक्टिव में ये बनते कहाँ हैं? जब परमाणु विस्फोट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये न्यूक्लियर वेस्ट का फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर वेस्ट के अंदर यही पाया जाता है, न्यूक्लियर वेस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु कचरे के अंदर पाया जाता है। ठीक है प्यारे बेटाओ, परमाणु कचरा होता है, उसके अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। जब ये तीनों पढ़ लिए, अब आपको जानकर हैरानी होगी, अब भी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अब भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें से और खोद खोद के निकाल लेंगे हम। हमें यहाँ से 3 क्वेश्चन लेके आने हैं और यहाँ से 12 क्वेश्चन लेके आने हैं। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन वो लेके आ जाएं, फिर 12 क्वेश्चन ये लेके आ जाएं। ठीक है, हाँ हाँ पहले 12 क्वेश्चन और फिर 3 क्वेश्चन। ओके, जिस बच्चे को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो वो हट जाए क्लास से। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका मैं किसी के लिए चेंज नहीं कर सकता। मेरा मकसद है, मेरे कराए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आएंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि बाई चांस आज कल परसों में टीचर बन गया। 12 साल लगे मुझे पढ़ाने में, सीखने में। तो उसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट, मैंने लिखा था अबाउट MgOH ट्वाइस के बारे में लिखा था ना। MgOH ट्वाइस के बारे में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। हाँ सर, आपने लिखा था ऐसा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखते हैं, तो सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आप कैसे क्या क्वेश्चन कराओगे? तो मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा 3, और वो 3 क्वेश्चन का टाइटल क्या है? अबाउट दिस। और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? एंट एसिड के एग्जाम्पल। एंट एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं? व्हाट आर एंट एसिड, यानी प्रति अम्ल क्या है? वी विल हैव टू नो दिस। ठीक है, न्यूरल एक्टिविटी का मतलब होता है हाथ पैरों में कंपन होना। न्यूरल एक्टिविटी का मतलब है हाँ मुकेश, मैंने आपका भी कमेंट देख लिया है, अवधेश है, कमलेश है। ठीक है, और कुछ कमेंट अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, मैं सारे कमेंट देख नहीं सकता। ठीक है, और तो आपको कभी भी क्लासेस में सिखाने की पूरी कोशिश रहती है। वी आर द बेस्ट टीम। जो दूसरे टीचर हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ। फिजिक्स के जो टीचर हैं नितिन सर, ही इज़ द वेरी बेस्ट। मैं उनसे हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। Mg2SO4 नहीं, MgOH ट्वाइस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एंटासिड के एग्जाम्पल जानने हैं, तो पहला तो याद रखना है ये है, हाँ सर ये है। दूसरा याद रखना है इमली होती है ना, इमली, इमली को क्या बोलते हैं? दैट इज टेमेरिन। और टेमेरिन का नाम क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। तो याद रखना है ये भी एंटासिड है, अब ये भी पढ़ा, ये एंटासिड होता है और ये दूध को फटने से बचाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्ट द मिल्क टू सौर, मिल्क को खट्टा होने से बचाता है, दूध को खट्टा नहीं होने देता। और वैसे ही क्या है, हमारे अंदर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो ये बेस का काम करेगा। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, इनो। क्या हिंट दे देता हूँ? इनो। इमली है, इमली के अंदर क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। इमली के अंदर मिलेगा टार्टरिक एसिड मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल। क्या मिलेगा? टार्ट्रिक अम्ल। एक बच्चा कह रहा है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चैप्टर है बच्चा, वो मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी।
केमिस्ट्री के अंदर छोटे मोटे ऐसे कोई भी चैप्टर हो बचेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक, और जो एग्जाम में आ जाए और हम आसानी से कर भी पाएं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सूर्य प्रकाश, थैंक यू पुनीत। जो बच्चे अगर कुछ मुझे सलाह देना चाहते हैं मैं वो फॉलो करता हूँ, और कमी है उसे सुधारता हूँ, और खूबी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं अपने आप में। आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो पहला है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम ये खाते हैं एमजीओटाइज। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इमली खाते हैं, टार्ट्रिक एसिड। और जब हमें एसिडिटी होती है तो हम खाते हैं बेकिंग सोडा। जिनके घरों में बेकिंग सोडे में खाना बनता है, NaHCO3 में खाना बनता है, वो कभी खराब नहीं होता। घरों के अंदर मीठा सोडा अगर यूज करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा सर संतन, हाँ ये भी होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा सर, तीनों ही चीजें होंगी बेटा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। एंटासिड में ये तीनों होते हैं, ये तीनों ही एंटासिड हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? महा क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन कोई बच्चा कर पाया तो वो बहुत ही महान है। ये क्वेश्चन ढक तो नहीं गया? हाँ ढक गया है थोड़ा सा, अब दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे विच वन इज बेस, कौन सा एक बेस है? ऑप्शन ए है NaOH एक बेस है, ऑप्शन बी है टार्ट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एक बेस है, और दूसरा है बोथ, दोनों हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन सा एक बेस है? तो बच्चा क्या कहेगा? बेस का मतलब क्या होता है सर? कौन सा एक क्षार है? व्हाट इज बेस? बेस होता है जिसमें OH हो। सर ये है, ये तो सर एसिड है ना, ये एसिड है ना, लेकिन यहां पर एसिड क्या है? एंटासिड, एंटासिड यानी बेस। ये तीनों के तीनों एंटासिड हैं, ये बात याद रखना। एंटासिड का मतलब ये तीनों के तीनों बेस हैं, ये तीनों के तीनों बेस हैं। यानी ये कोई आदमी है और इसने खाना ज़्यादा खा लिया है, और खाना ज़्यादा खाने से इसके अंदर एसिडिटी हो गई है, और जैसी एसिडिटी हो गई है तो इसने खा ली MgOH ट्वाइस। इसने क्या खाया? टेमेरिंड या इमली। और इसने क्या खाया? बेकिंग सोडा, मतलब इसने इनो खा लिया, और ये इसके अंदर जाएगा और क्या कर देगा? रिलीफ मिल जाएगी। ये बात समझ गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख लेंगे कि ये करवाने का मकसद था आपको इनो याद हो जाए। क्या याद हो जाए? इनो। तो यहाँ पर बोथ आएगा। जिन बच्चों ने बोथ आंसर दिया है वो राइट हैं, इसका बोथ आंसर आएगा, ठीक है, बोथ। ये चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमें करने हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। इमली कैसे एंटासिड हो गई? इमली खट्टी होती है, और इमली कब खाते हैं? जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की दिक्कत होती है, पेट में दिक्कत होती है तो इमली खाते हैं। पेट के अंदर अम्ल ज़्यादा हो गया तो इमली खाते हैं। अम्ल ज़्यादा होने पे बेस खाया जाता है, तो इमली इसका मतलब क्या है? बेस है। टार्ट्रिक एसिड अपनी संरचना के कारण बेस होता है। टार्ट्रिक एसिड के नाम में एसिड है, लेकिन उसकी संरचना के कारण उसके गुण बेस जैसे होते हैं। उसके गुण कैसे होते हैं? बेस की तरह होते हैं। और अब हम करने वाले हैं दौड़ते हुए, धड़धड़ाते हुए 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखूंगा 12 क्वेश्चन, 12 ऐसे क्वेश्चन जो हमारी जिंदगी को बदल देंगे। तो यहाँ पर आगे लिख दूंगा मैं 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो 12 क्वेश्चन करने के लिए छोटी सी जगह चाहिएगी, यही तो मैं कह रहा हूं। आपको एक प्यारी सी बात बताऊं, आप एक ही साल में बहुत सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। मैंने क्या किया, हाँ मैं जैसा भी हो बस लिख लो। आपने भी एक जगह एंटासिड लिखा है, एंटासिड नहीं लिखा है अमित। आप भी अपनी चीज़ों में गलती कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, पर मैं सुधार लूंगा।
तो यहाँ पर लिखना है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में एक चीज़ याद करनी है कि सबसे पहले तो हमें करना है क्लोट का क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो क्लोट के हिसाब से, आपको याद आ रहा होगा जहाँ कैल्शियम लिखा था, कैल्शियम के आगे न्यूरल एक्टिविटी लिखा था, कैल्शियम के आगे क्या लिखा था, न्यूरल एक्टिविटी लिखा था, ठीक है। और उसके बाद लिखा था क्लोट, क्या लिखा था, क्लोट, न्यूरल एक्टिविटी और क्लोट लिखा था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हम 12 क्वेश्चन करेंगे, तो वो अब करने जा रहे हैं। क्लोट के 4 क्वेश्चन मैं यहाँ करूँगा और इसके नाम को थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा क्लोट, क्या लिखूंगा, क्लोट, ठीक है। और अभिषेक और यस, यहाँ पर दूसरा है जिंक के बारे में क्वेश्चन और यहाँ पर है मिल्क के बारे में क्वेश्चन। सर ये आपने कभी जिक्र तो नहीं किया, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आज के लिए। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं, लेकिन कोई किसी साल में आया, कोई किसी साल में आया, 12 सालों में अलग अलग क्वेश्चन आए और सबको समेट के हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जिक्र करते हैं सी। क्लोट के अंदर पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो सी लिख के कैल्शियम बना दो, कैल्शियम आयन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, ब्लड के अंदर कैल्शियम है तो क्लोट बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता, उसका लगातार खून बह सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये एल का जो घुंडी से ना ऐसे ऐसे बना दो, ये क्या होती है, ये होता है प्लेटेलेट्स, क्या होता है, प्लेटेलेट्स यानी बिंबाणु, क्या होता है ये, बिंबाणु, यानी ये कैल्शियम आयन है, ये प्लेटेलेट्स है। और तीसरा ओ के नीचे के लिख दूंगा, ओ के नीचे क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। तो यहां पर मुझे लिखना होगा के, और कौन सा के, विटामिन के। अगर व्यक्ति के शरीर में C4 कैल्शियम है तो सही है, क्लोट बना सकता है। क्लोट बनाने के लिए ये चीज यहां लिख दी, प्लेटलेट्स है तो क्लोट बना सकता है। ओके, विटामिन के है, he can make clots. After that T, what does it mean by T? The full form of T is thrombin protein. मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन लिखना होगा, क्या लिखना होगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन। तो ब्लड के अंदर चारों चीजें हैं तो ही क्लोट बनेगा, एक की भी कमी हो गई तो क्लोट नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है, क्लोट नहीं बन सकता, क्लोट का मतलब होता है थक्का, तो इंग्लिश में। अब आता है जिंक, ठीक है, यहां पर लिखेंगे जिंक। हाँ, तो क्लोट का प्रोसीजर कैसे बनता है, ये चारों चीजें कैसे क्लोट बनाती हैं। एक अलग से क्वेश्चन और है जो शायद आपको पता होगा, हमारे खून के अंदर वाई ब्लड डज नॉट क्लोट इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर थक्का क्यों नहीं बनता, शरीर में थक्का क्यों नहीं बनता, ये क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, शरीर के अंदर थक्का क्यों नहीं बनता। तो आपको शायद उसका आंसर पता होगा, हिपेरिन होता है, हिपेरिन नाम का केमिकल होता है, हिपेरिन पाया जाता है और उसे बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट कहा जाता है। कोएगुलेंट का मीनिंग होता है प्रतिरक्त स्कंदक, हिंदी वाले बच्चों के लिए इसका नाम क्या होगा, प्रतिरक्त स्कंदक होता है, प्रतिरक्त स्कंदक, रक्त को जमने नहीं देता, यानी हमारे शरीर के अंदर तो इसे जमने नहीं देगा, ठीक है। हमारे शरीर में हिपेरिन होता है जो खून जमने नहीं देता, लेकिन जैसे ही ब्लड बाहर आता है चारों मिलके ब्लड को रोक देते हैं। अब आता है जिंक, जिंक को पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है, जिंक को पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है। थ्रोम्बिन प्रोटीन बेटा कैल्शियम की वजह से शरीर में ही फॉर्मेशन होता है इसका। बना लिया, तो क्लोट है वो इन चीजों में काम आएगा। हिपेरिन है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, हिपेरिन हमेशा क्या होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, ये चीज याद रखनी है।
तो चलिए जिंक के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। जिंक का क्वेश्चन क्या है, मान लो एक व्यक्ति है वो रो रहा है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है वो रो रहा है, तो उसके आंसुओं में क्या है, उसके आंसुओं में जिंक है। क्या है बेटा, जिंक। अगर आपके घर में कोई रोए तो कह देना ना आंसू बहा इतना, डोंट क्राई, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो डोंट वेस्ट योर जिंक। जब कोई रोता है तो आंसू चले जाते हैं। थक्का और क्लोट एक ही बात है, जब शरीर से बाहर खून निकलता है तो वो क्लोट होता है बेटा, ये बायो के सर आपको कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन जानना है, आंसू में क्या होता है, जिंक होता है, और जो बच्चा रो रहा है तो आप उसे क्या देंगे, चॉकलेट। क्या देंगे, चॉकलेट। चॉकलेट में भी क्या होता है, जिंक होता है। चॉकलेट में भी क्या होता है, जिंक होता है। तीसरा याद रखना है, आपने चॉकलेट ज़्यादा खिला दी बच्चे को, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, थप्पड़ मार दिया, रोया, जिंक बार आ गया, खिलाया चॉकलेट, जिंक आ गया, और ज़्यादा ही खिला दिया, इंसुलिन गड़बड़ हो गया। इंसुलिन में क्या है सर, जिंक है। इंसुलिन में क्या है, जिंक। और उसके बाद है नंबर 4, अब ये बच्चा चला गया खेत के अंदर, और खेत क्या है, बंजर है, और इसके आंसुओं से खेत क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। तो यहां पर याद रखना है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, अम्लीय भूमि का उपचार, अम्लीय भूमि का उपचार, एसिडिक सॉइल। तो यहां पर याद रखना है, अम्लीय भूमि का उपचार इसी के द्वारा होता है। अब आते हैं मिल्क की तरफ, 4 क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो जिंक के इतने क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मिल्क, दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, इसीलिए माएँ हमें दूध पिलाती हैं ताकि मेरे बच्चे के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, और कैल्शियम ज़्यादा हो तो भविष्य में उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जिनको चोट लगने के बाद ज़्यादा खून आता है उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन मिल्क का। मिल्क के अंदर एक शुगर होती है, उस शुगर का नाम क्या होता है, उस शुगर को बोलते हैं लैक्टोज। उस शुगर का नाम क्या होता है, लैक्टोज होता है। इस शुगर का नाम लैक्टोज है। तीसरा और याद रखना है, शर्करा, मतलब दूध थोड़ा सा मीठा होता है, लैक्टोज की वजह से होता है, दूध के अंदर ग्लूकोज कभी नहीं होता। और चौथे नंबर पे आपको याद रखना है, चौथे नंबर पे याद रखना है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, और वो प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन। बच्चा कहता है सर कैसीन प्रोटीन के बारे में सुना तो नहीं है। कैसीन प्रोटीन के कारण, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध कैसा होता है, हल्का पीला। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि उनके घर में पशु होते हैं, और जब दूध गर्म करते हैं घर में अगर पशु हो तो उसके ऊपर हल्के पीले रंग की मलाई आती है, वो कैसीन प्रोटीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे येलो कलर की प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर। और उसके बाद आता है नंबर 4, दूध एक प्रकार का कोलोइड होता है। दूध एक प्रकार का क्या होता है, कोलोइड होता है। और कोलोइड, उस कोलोइड को बोलते क्या हैं, इमल्सन। इमल्सन 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 का मतलब क्या होता है, इसे पायस बोला जाता है। ये एक स्पेशल कंडीशन होती हैं। इमल्सन के अंदर क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड आपस में मिलते हैं। जब द्रव और द्रव आपस में मिल जाएं, द्रव प्लस द्रव को पायस कहते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा पढ़ेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिसे हम अधूरा छोड़ देंगे, ठीक है। तो इमल्सन, इमल्सन का मतलब होता है पायस। इमल्सन का मतलब क्या होता है, पायस। और ये लिखने के बाद और जैसे ही हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमें इससे आगे बढ़ना होगा। यानी ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया फॉर 6, फॉर 8 और फॉर 12, ठीक है।
तो हमारा ये एक पड़ाव पार हुआ है, फिर दूसरा पड़ाव पार हुआ है। पहले भी हमने 6, 6 12, 6 3 18 और 24 25 लगभग 60 क्वेश्चन किए हैं। अगर हमने 1 घंटे में 60 क्वेश्चन किए हैं तो सोच के देखो कि हम कितने क्वेश्चन और कर सकते हैं। और रही बात कि आप बच्चे नोट्स और पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ है आपको जो मैं ये लिखवा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ देने से क्या फ़ायदा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की पीडीएफ मिल सकते हैं, या फिर मैं आपको ऐसे कर दूं कि पढ़ाना ही बंद कर दूं और पीडीएफ ही दे दूं, पीडीएफ ही पढ़ लेना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो याद होता है और वो एग्ज़ाम में आता है। और आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी बच्चे अगर थोड़ा जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर करें, मैं हूँ शक्तिमान, ये सर्च करें यूट्यूब पर जाकर, तो आप मेरे बारे में जान पाएंगे कि पढ़ाई के लिए मेरा पैशन कितना ज़्यादा है। और राकेश यादव चैनल पर कैरियरविल ऐप पर मेरी केमिस्ट्री की क्लासें रहेंगी और आप हमेशा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो केमिस्ट्री का अपनी हद से बाहर चला जाए। हम हर क्वेश्चन को, चाहे छोटे से बड़ा हो, और करंट केमिस्ट्री का भी, देखो करंट साइंस आजकल आती है एग्जाम में, जिसे कहीं और आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही एलिमेंट्स, और उसके बाद हम बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल।